नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। रुपया लड़े एमएलसी के एक और एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। कल हमने जहां बात की थी गरम मिजाज बेगूसराय की, वहीं आज हम मीठी वाणी वाले मधुबनी की बात करने जा रहे हैं। पान और मखान की चर्चा यहां की तो खूब होती है, लेकिन अब हम जानेंगे कि एमएलसी वाले रेस में किसकी मीठी बोली काम आने वाली है या फिर धन काम आने वाला है। निर्वर्तमान यहां से सुमन महासेठ है, लेकिन अब रेस में कौन कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन मधुबनी में रेस में आगे आ रहा है या फिर पैसा बहाने को तैयार है। देखिए गरिमा, आपने ठीक कहा कि मधुबनी मीठी बानी, पान और मखान, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो यहां दही जम नहीं पा रही है। अच्छा। मधुबनी में चूड़ा दही भी बहुत फेमस है जी बिल्कुल, और बहुत ही हौच पौच है। जैसा आपने कहा सुमन महासेठ, सुमन महासेठ 2015 में जब जीते तो बीजेपी में गए, ठीक है ना। लेकिन सुमन महासेठ आज कहां है यह समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सुमन महासेठ के नाम के आगे महासेठ है जी, इसलिए धन का गुमान इन्हें बहुत होता है, ठीक है ना। लेकिन जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, मधुबनी में दुबई और शारजाह का धन भी दिख रहा है रुपया लड़े एमएलसी में। और जो इतिहास है, देखिए 2003 में, 2009 में और 2015 में जो 3 चुनाव हुए एमएलसी के, तीनों बार नए चेहरे आए। इस बार क्या होगा? चेहरा पुराना होगा, चेहरा नया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए में देखिए जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचातानी है जी। और आरजेडी में भी जिसे तय उम्मीदवार बताया जा रहा है, उसे चुनौती देने वाले भी आरजेडी के ही दूसरे महारथी हैं। इसलिए हौच पौच दिखाई पड़ता है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहाने वाले लोग, 3 लोग तो स्पष्टता पैसा बहाते दिखाई पड़ रहे हैं। नेक पूरा किया जा रहा है, मतलब जिसको कहते हैं रोका जी। जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो होता है कि रोका एक फंक्शन होता है, छेका या हाँ छेका। तो उसी तरीके से रुपए देकर सर्टिफिकेट की बात कर रोका की कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए 2003 में सबसे पहली बार एमएलसी स्थानीय प्राधिकार से जीते शमीर महासेठ, जो अभी विधायक है मधुबनी के आरजेडी के, निर्दलीय जीते थे। और तब 2003 में वो बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधान परिषद थे। जो भी उनके खिलाफ लड़े थे, बहुत करारी शिकस्त मिली थी। देखिए विनोद सिंह, जो बाद में 2009 में बने एमएलसी, वे भी लड़े थे, हारे। जो आरजेडी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वो भी लड़ गए थे समीर महासेठ के खिलाफ। और एक अरुण शंकर हैं जो अभी खजौली से विधायक हैं, वो तीनों चुनाव लड़े हैं लेकिन एमएलसी नहीं बन पाए। लेकिन 2020 में उन्हें विधायक बनने का मौका मिल गया। तो 2003 में सबसे अधिक मतों से बिहार में समीर महासेठ चुनाव जीते। 2009 में ऐसा हुआ कि समीर महासेठ स्वयं चुनाव नहीं लड़े और विनोद सिंह आए चुनाव लड़ने, जो पहले हारे थे। तो समीर महासेठ के पिताजी वो चुनाव लड़े, राजकुमार महासेठ, बड़ी हस्ती, लेकिन विनोद सिंह ने उनको हरा दिया, ठीक है ना। अब 2015 में ये सुमन महासेठ, देखिए सुमन महासेठ और समीर महासेठ से ये समझ मत लीजिएगा कि दोनों एक ही परिवार के हैं। हाँ महासेठ हैं, लेकिन कौन कितना बड़ा महासेठ है मुझे नहीं पता। तो 2015 में सुमन महासेठ ने 2009 में जीते विनोद सिंह को शिकस्त दे दिया। अब देखिए आज की तारीख में मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां खींचतान है, हाय तौबा मची है कि ये जो सुमन महासेठ हैं, जिनके पास धन का गुमान बहुत होता है, ये 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे वीआईपी पार्टी से, और एमएलसी की सीट भी कुर्बान करने को तैयार थे। और थोड़े अभिमान में रहते हैं, पैसा वाले हैं ना। मेरा भी एक वाक्य है, मुझे याद है, ये मुझसे मिलना चाहते थे। किसी खबर नवीस ने, किसी रिपोर्टर ने मुझे संदेशा भेजा था और फिर इनके पीएस ने मुझे फोन किया और उसने ऐसे मुझसे बात करी, ये तो एक एमएलसी ही साहब हैं, कि जैसे लगता था कि ये भारत के राष्ट्रपति हों। अच्छा, पीएस ने? हाँ पीएस ने। मैं उनसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो सकता हूं मुझे खुद नहीं पता जी। मैं तो देखता रहता हूं लोगों को। तो ऐसे बातचीत की, मैंने कहा भैया अपने घर में रहिए, समझे ना। फिर मुझे यह भी पता है कि कैसे ये चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, नहीं लड़ पाए। और फिर 2020 में
ये वीआईपी के टिकट पर ही मधुबनी में समीर महासेठ के खिलाफ चुनाव लड़े। तो चुनाव लड़े, चुनाव हारे। देखिए जो प्रक्रिया है कि जब आप निर्दलीय जीत कराते हैं तो 15 दिनों के भीतर विधान परिषद में अपनी निष्ठा जाहिर करनी होती है कि आप किस पार्टी से संबद्ध है, क्योंकि ये चुनाव जो होता है सिंबल पर नहीं होता है। जी। तो 2015 में सुमन महासेठ बीजेपी के साथ संबद्ध हो गए थे, बीजेपी का समर्थन भी प्राप्त था। तो जब ये 2020 में ये चुनाव लड़ रहे थे वीआईपी से, तो इनकी सदस्यता तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, या तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन न इन्होंने इस्तीफा दिया विधान परिषद की सदस्यता से, न इनकी सदस्यता खत्म हुई, सत्ताधारी दल की बात थी। लेकिन अब जब चुनाव का मौका आया है तो बीजेपी खुद नहीं समझ पा रही है कि सुमन महासेठ मेरे साथ हैं, विधान परिषद में हुए उनका प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ते हैं जी। लेकिन पार्टी के भीतर संशय की स्थिति है, ठीक है ना। तो सुमन महासेठ वीआईपी में है कि बीजेपी में, वीआईपी की इतनी ताकत नहीं कि वो सीट ले ले, ठीक है ना। तो ये सूरत यहां बनती। अब खेल कहां बिगड़ा है, विनोद सिंह जो 2009 में जीते थे, वे बीच में चले गए थे लोजपा में, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा में, और 2020 का चुनाव भी मधुबनी के एक विधानसभा क्षेत्र से वे लड़े, लोजपा से नहीं जीते। अब वे वापस गृह वापसी कर लिए हैं जदयू में। तो अब यह समझना है कि 2022 में जो स्थानीय प्राधिकार का चुनाव हो रहा है, रुपया लड़े एमएलसी, इसमें एनडीए के कैंडिडेट सुमन महासेठ होंगे या विनोद सिंह होंगे। विनोद सिंह की भी सीधी पहुंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बताई जाती है, ठीक है ना। तो दोनों वहां लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसलिए वहां कंफ्यूजन, और इसका फायदा रुपया लड़े एमएलसी के तहत उन्हें हो रहा है जो इस चुनाव के मतदाता हैं, ठीक है ना। तो उन्हें 4 घर से न्योता मिल रहा है, मतलब 2 तो एनडीए हो गया। अब देखिए आरजेडी की क्या स्थिति है। देखिए आरजेडी की स्थिति यह है कि मिराज आलम एक है जी। मिराज आलम के बारे में बड़ी चर्चा है कि इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आधिकारिक घोषणा न तेजस्वी यादव ने की है न जगदानंद ने की है, लेकिन मधुबनी में चर्चा बहुत है। पहले ये पंचायत समिति के सदस्य हुआ करते थे, फिर ये 2017 में जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हुए, अभी खुटौना के प्रमुख भी हैं। और धन बल में जैसा मैंने कहा दुबई और शारजाह दिख रहा है, इनके परिवार वाले लोग काफी हैं और मदद करने को तैयार हैं, इसलिए ये किसी से भी कम पैसा बहाने को तैयार नहीं है और न्योता भी ठीक से पूरा कर रहे हैं। मतलब रोका जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है। तो मिराज आलम के समर्थकों का दावा है कि तेजस्वी यादव ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जैसे दूसरे विधान परिषद के क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन मधुबनी की राजनीति में, आरजेडी की राजनीति में एक बड़े चेहरे हैं गुलाब यादव, जो 2015 में नीतीश मिश्रा को झंझारपुर में हरा दिए थे, 2020 में स्वयं हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़े। ये भी पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, यहां से लेकर पुणे तक धन ही धन है। तो गुलाब यादव ने अभी अपनी ताकत दिखाई भी कि तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने जिला परिषद के चुनाव में अपनी बेटी बिंदी गुलाब यादव की ताजपोशी कराई। तो ठीक है, तो गुलाब यादव के बारे में खबर यह आ रही है कि उन्हें मिराज आलम की उम्मीदवारी पसंद नहीं है। तो आरजेडी में घमासान हो गया। बिल्कुल। तो गुलाब यादव एमएलसी का चुनाव छोड़ने को तैयार नहीं है, या वे स्वयं लड़ना चाहते हैं या अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं। तो ये आरजेडी के भीतर भी घमासान है। तो मधुबनी में अभी हौच-पौच है, दही जमी नहीं है। दोनों तरफ की दही जो है थोड़ी थोड़ी अभी जमनी बाकी है, किसके पक्ष में किसके नहीं पक्ष में। तो विनोद सिंह भी इसी आस में गए हैं जेडीयू में कि टिकट हम ही को मिलेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि रुपया, मैंने पूछा एक किसी व्यक्ति से जो जानकार हैं कि आपको क्या उम्मीद है, तो कहा जाता है कि पिछले चुनाव में 5 करोड़ रुपया लगा था। तो पिछले चुनाव में 2015 में जब 5 करोड़ लगा था तो महंगाई की दर बढ़ी है। आपने देखा है कि पहले मुखिया जी को लड़ने में कितना खर्च आता था, इस दफे कितना खर्च आया है, पंचायत समिति में कितना खर्च आया है। तो 5 करोड़ कहां जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन पहलवान तैयार है, मैदान सजा हुआ है। पहलवान कौन किसका होगा यह तय पार्टी के प्रमुख को करना है। तो इसलिए मधुबनी पर ध्यान रखिए। दोनों की बात है, जैसा आपने कहा कि पान की भी बात है, मखान की भी बात है और पाक की भी बात है। तो पाक कौन पहनेगा।
तो रुपया लड़े एमएलसी के इस एपिसोड में आपने जाना कि मधुबनी के भीतर कैसा माहौल बना हुआ है। एक ही खेमे में दो लोग जुटे हुए हैं कि आखिरकार पाग किसकी होगी, किसके सर पर सेहरा सजेगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आगे और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।